हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, यानी कि सेट एग्ज़ाम जो हुआ था यूसेट, उसका पेपर 1 लिए हैं, जिसमें आंसर की आया है और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है उसमें गलत बताया गया है। तो उन सभी प्रश्नों को जानेंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा, क्या इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, इसको चैलेंज करेंगे तो क्या हमारा ये सही होगा। उन सभी प्रश्नों को हम आज देखेंगे, जिसका आंसर उस आंसर की में गलत दिया गया है, उसको हमें चैलेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले पेपर 1 को हम इसलिए लिए हैं कि ये पेपर जो होता है कॉमन होता है। 27 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है। 27 सब्जेक्ट वालों का जो पेपर होगा वो सभी का कॉमन होगा पेपर 1। तो इसीलिए इसको हम लिए हैं। हो सकता है पेपर 2 में भी बहुत सारे आपको गलती मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको देख के, उसको पढ़ के और ऑथेंटिक सोर्स जो उसका होगा उसको लेके आप अपने प्रश्न को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि हो सकता है कि आपका कुछ नंबर से यूसेट क्लियर ना हो, लेकिन अगर वही प्रश्न सही हो जाते हैं, आप चैलेंज करते हैं, तो उससे आपका यूसेट क्लियर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें चैलेंज करने चाहिए अपने आंसर की को देखते हुए और अपने आंसर जो लगाया है उसको भी देखते हुए। ठीक है, तो आज हम इस प्रश्न में शुरू करते हैं कि कौन सा प्रश्न का आंसर की में गलत दिया गया है, उसका आंसर सही में कौन सा होगा और उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, जहाँ से हम चीज़ों को पता कर लेंगे और बता भी देंगे अगले पर्सन को, अगले अथॉरिटी को, कि हमारे यहाँ से इस प्रश्न का आंसर सही होगा। तो यहाँ पे ये जो लिए हुए हैं पेपर 1, ये हमारा सेक्शन यानी अलग अलग ग्रुप में आया था, उसका बी ग्रुप है ये क्वेश्चन का। तो 6 नंबर प्रश्न को आप पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। तो इसको देखिए, 6 नंबर बोल रहा है कि 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रवेश और निकास विकल्प उपलब्ध हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं, एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 की बात कहा गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो दिया गया था, इसमें दिया गया था ए, आंसर की में जो दिया गया है कि 2 एंट्रीज एंड 2 एग्जिट, यानी 2 प्रवेश और 2 निकास, जो कि यहाँ पे एकदम गलत है। यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए होगा, इसका 4 एंट्री और 4 एग्जिट है। जैसे आप जानते हो कि पहले से ही ऑलरेडी यूजी का कोर्स जो होता था वो 3 साल का होता था, और 3 साल में हो सकता था कि लोगों को 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते थे। किसी यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज होता था, पार्ट वाइज होता था, तो उनको 3 ईयर में कंप्लीट करा दिया जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको बताया गया है कि ये 4 साल का होगा। 4 साल का होगा और इसमें 1 साल से लेके और 4 साल तक अलग अलग कोर्स को मिला के यूजी का कोर्स बनाया गया है। तो पहला साल जो होगा, हो सकता है कि आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो उसका डिप्लोमा का मिल जाएगा। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का मिल जाएगा, और 4 साल का आप जो लीजिएगा उसका आपका अंडर ग्रेजुएट का तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें एक रिसर्च का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिया गया है। ऑप्शन 6 का बी होगा सही। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और इसका ऑथेंटिक सोर्स यही है कि जो एजुकेशन पॉलिसी जो निकाला गया है वहाँ से आप इसको उसका स्क्रीनशॉट या उसका कटिंग लेकर इनको भेज सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं कौन सा दूसरा हो सकता है उसका आंसर सही, जो इसमें जो आंसर की दिया गया था उसका सही। और देखिए यहाँ पे जो क्लास 10 बोल रहे हैं, क्वेश्चन 10 जो दिया गया है नैक का, एक ग्रेडिंग का बात किया गया है। कई स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, और कई लोगों का कहना है कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आंसर की जो दिया गया है, आंसर की में जो दिया गया है, इसमें डी दिया गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है नैक का ग्रेडिंग के दौरान। तो उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऐसे तो देखा जाए तो प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन 100 में 70% इसको कहा जा सकता है, लेकिन 100 में 100
डी ऑप्शन को माना जा सकता है। तो खैर कोई नहीं, अगला प्रश्न को देखते हैं, उनके अनुसार अगर सही है तो उसी को हम भी सही मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कौन सा हो सकता है जिसका आंसर गलत दिया गया है। हाँ, 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो दिया गया है इनके द्वारा, इस यूसेट जो कराए हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है क्या, इसको देखिए। कहा गया है एक अच्छे मानक शोध में से, एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है। तो एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि अच्छे शोध के, तो अच्छे शोध का जो मापदंड जो होता है उसका एक व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा। जबकि यहाँ पे डी दिया गया है उनके द्वारा, तो ऑप्शन सी इसलिए सही होगा। रिसर्च जो होता है एक सिस्टेमेटिक होता है और क्रिटिकल होता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च अगर आप सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं करेंगे तो वो आपका रिसर्च जो होता है वो आपके आगे चल के कंक्लूजन जो होगा, जो उसका रिजल्ट जो होगा वो सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा। जो आप किसी भी बुक जो रिसर्च मेथोलॉजी का है वहाँ से आप इसको देख लेंगे और वहाँ से चीज़ों को आप रेफरेंस दे के आंसर चैलेंज कर सकते हैं। खासकर CR कोठारी का बुक आप अगर पढ़े होंगे रिसर्च मेथोलॉजी में, तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएगा, ठीक है, चाहे उसके फीचर में मिल जाएगा। 14 का ऑप्शन सी सही होगा, जो कि आंसर की में डी दिया गया है। इसको आप आसानी से चैलेंज कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा जिसका आंसर गलत दिया गया है। हाँ, यहीं 17 नंबर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर क्या होता है। तो टाइप 1 एरर जो होता है वो हम सभी जैसे पढ़े हुए हैं, हमको रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ाया गया है, किताब के माध्यम से टीचर लोग पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे हमेशा ये बताया गया है जो टाइप 1 एरर होता है वो हमारा नल हाइपोथेसिस को अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो टाइप 1 एरर हो जाता है। अगर वहीं हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या होता है, टाइप 2 एरर हो जाता है। लेकिन इनके माध्यम से पता नहीं कैसे ये लोग आंसर की सेट किए हैं, इतना हल्का हल्का प्रश्न को पता नहीं भांग खा के सेट किए हैं या आंसर की में कैसे दे दिए हैं, जो कि एकदम गलत है, सीधा सीधा गलत है। अब बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड द, यहाँ पे एक्सेप्टेड द हाइपोथेसिस व्हेन इट फॉल्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारा टाइप 1 एरर है, जो कि एकदम गलत है। ये टाइप 2 एरर में आता है और यहाँ पे बताया गया है कि टाइप 1 एरर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, 17 का ए सही होगा। देखिए, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट का बात कहाँ से आ गया। तो रिसर्च मेथोलॉजी में हाइपोथेसिस जो होता है उसमें नल हाइपोथेसिस जो होता है उसी को टेस्ट किया जाता है और को टेस्ट नहीं किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते समय अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर ट्रू होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर गलत होता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर गलती से हम ट्रू को रिजेक्ट कर दिए और फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिए तो वहाँ पे हमारा टाइप 1 एरर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सही तरीके से अगर सोचा जाए और पढ़ा जाए, देखा जाए, तो इसको भी आप रेफरेंस देकर किसी भी रिसर्च मेथोलॉजी के बुक से, जो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा ई कंटेंट के रूप में, वहाँ से भी इसको देख के आप सही कर सकते हैं और चैलेंज भी ज़रूर कीजिएगा इस प्रश्न को। कुछ लोगों का कहना है कि 18 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है आंसर की में कि फर्स्ट सेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर का क्या होता है। तो कई लोगों ने कहा कि इंट्रोडक्शन होता है, कई लोगों ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। आंसर की में भी दिया है एब्स्ट्रैक्ट। तो हम सभी को पता है कि रिसर्च मेथोलॉजी का जो यूज किया जाता है, चाहे वो रिसर्च पेपर के लिए किया जाए या रिसर्च प्रपोजल के लिए किया जाए, तो उसमें पहला सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है पूरे सेक्शन का एक समरी होता है। जितना भी हमारा रिसर्च मेथोलॉजी का पार्ट हो, चाहे रिसर्च पेपर में जितना भी उसमें
डिजाइन से लेके चाहे स्टेप जो भी यूज किया गया होता है, उसमें जो भी उसके अंदर मैटर दिए गए हैं, सबका एक सारांश जो होता है, सभी सेक्शन का सारांश जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए सही बताया गया है, नहीं ऑप्शन सी बताया गया है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट सबका होता है, सब सेक्शन का समरी होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पे जा सकता है, क्योंकि कई रिसर्च पेपर आप पढ़े हुए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें सेक्शन में ऊपर क्या दिया रहता है, ऑप्शन जो सी में एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है और पूरे सेक्शन का जो समरी दिया रहता है तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन हमेशा फर्स्ट सेक्शन में आता है। अब दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको जो आंसर माने हुए हैं वही सही हो सकता है। तो इसको आप चैलेंज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब चलिए नीचे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न को चैलेंज किया जा सकता है। ये तो इसका प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन का है, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब ये सभी प्रश्न सही हैं। 27 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए और देखिए कि बोल रहा है कि कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, संचार प्रभावी होगा यदि रिसीव इमीडिएटली, यानी कि तुरंत फीडबैक अगर कुछ मिलता है और जो हमारा जो एक सेंडर है रिसीवर को तुरंत इमीडिएटली अगर रिसीव होता है तो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आंसर की में आंसर डी दिया गया है। यह इसमें आंसर डी को देखिए, लिखा है रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय सेंडर, यानी कि यह प्रेषक के द्वारा अभिप्रेरित प्राप्त किया जाता है। आप एक चीज़ बताइए कि अगर कम्युनिकेशन अगर हो रहा है उसमें रिसीवर जो होता है उसको इमीडिएट अगर रिसीव नहीं करता है कम्युनिकेशन को तो क्या वो इफ़ेक्टिव होगा? कभी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा ये चीज़ आप संतुष्ट हो जाएं और हमेशा ये मान लें कि हमारा जो रिसीवर होगा वो जब तक उसको इमीडिएट अगर मैसेज को रिसीव नहीं करता है तो हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि जब तक रिसीवर को हमारा कम्युनिकेशन जो होगा रिसीव नहीं होता है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है उस कम्युनिकेशन का। इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट उसमें सुन नहीं रहा है, सो रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, तो आपके मैसेज का कुछ प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर तुरंत चीज़ों को रिसीव करता है, आपकी बातों को सुनता है, आपके मैसेज को रिसीव करता है, तब जाके उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन का। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भले ही इन्होंने कुछ भी दिया है उसको हम नहीं मानेंगे और इसको भी चैलेंज करेंगे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। और ये सब तो सही है, इसका जो आंसर दिया गया है आंसर की में सब सही है। 39, 40, 43 ये सभी प्रश्न सही हैं। अब यहाँ पे 43 नंबर में दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ए रिजल्ट ऑफ आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन द ह्यूमन। तो कई लोग डिसऑर्डर ऑफ स्किन लगाए हैं, लेकिन यहाँ मिला है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोनों में हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, इसीलिए इनका ऑप्शन हम सही मानते हैं और आप लोग भी मानिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न मिल गया यहाँ पे 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन सा कृषि के कीटनाशकों के प्रयोग से हानिकारक परिणाम है। तो ऑप्शन में इनका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या किया गया है, एक को भी रखा गया है। जबकि देखिए जो हमारा फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को जो कीट जो होता है उसको मारता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशक जो भी एग्रीकल्चर में यूरिया हो गया, चाहे जो भी खाद्य पदार्थ अगर जिससे अच्छा हो उसका प्रयोग करते हैं ताकि कीटों को मारे और उससे हमारा फसल का उत्पादन बढ़े। अब देखिए तो इसमें दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि जो भी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारता है, कीड़ों को अंधाधुंध मारता है, मिट्टी के सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट करता है, मिट्टी के सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट करने और उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। अब इसको देखा जाए तो पहला ऑप्शन नहीं होगा और 2, 3,
4 ये होगा। तो 2 3 4 जो हमारा ऑप्शन है बी में, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड या बिजनेस इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, पीपल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का अगर किसी तरह का बुक होगा तो ज़रूर इसको देखिएगा और देख के इसको सही कीजिएगा। आगे देखिए, ये सब सही दिया गया है, सही आंसर की में सब सभी सही है। तो आज का जो ये वीडियो था आंसर चैलेंज करने के बारे में था और यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप सभी अगर वीडियो से कुछ मिला होगा आउटपुट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को चैलेंज करेंगे जो आपको लगता है और आपके स्टडी के अनुसार लगता है, आपके मटेरियल के अनुसार लगता है कि आंसर गलत दिया गया है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत ज़्यादा चैलेंज करने का फ़ी जो रखा गया है, तो इसके बारे में आप हो सके तो यूसेट जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया है उसको मेल कीजिए और फ़ी कम करने के बारे में आप सभी लोग एक कंपेन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे तो हो सकता है फ़ी कम हो जाए और आपका आंसर की में आंसर जो दिया गया है उसमें कुछ बदलाव हो। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और आप इन सभी प्रश्नों को जिनका आंसर की में गलत दिया गया है ऑप्शन, उनको आप सही ज़रूर कराएंगे अपने चैलेंज के माध्यम से। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।